नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ गए हैं, स्वागत कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत। जी, नमस्कार। नमस्कार। वीरेंद्र जी, कल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना यानी वंदे मातरम पर चर्चा हुई लोकसभा में, और फिर राज्यसभा में अगले दिन अमित शाह ने शुरुआत की। वहां भी गर्मा गर्म चर्चा हुई। लोकसभा में एसआईआर को लेकर के, चुनाव सुधार को लेकर के चर्चा हुई, क्योंकि पिछले कई सत्रों से हम देख रहे हैं सदन नहीं चलने दे रहे, और एसआईआर एसआईआर प्ले कार्ड लेकर के हंगामा, पार्लियामेंट को रोकना। वंदे मातरम पर तो राहुल गांधी बोलने के लिए नहीं आए। नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद अपनी बहन को आगे कर दिया, गौरव गोगोई को आगे कर दिया, कुछ और लोग भी बोले। एसआईआर पर, जिस पर वो वोट चोरी का नारा लगाते हुए पता नहीं कहां कहां तक चले गए, और बिहार में भी 16-17 दिन की उन्होंने एक रोड शो की थी, खास तौर से जो मुस्लिम इलाके हैं उन क्षेत्रों में, और उसके बाद अचानक गायब हुए थे। बहरहाल प्रगट हैं इस समय, और उन्होंने एसआईआर पर भाषण दिया, बल्कि एसआईआर पर कम और कुछ दूसरी चीजों पर ज्यादा। क्योंकि एसआईआर का मतलब तो ये है कि जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके नाम हटाए जाएंगे मतदाता सूची से, जो अपने मूल पतों पर नहीं है, शिफ्ट कर गए हैं, उनके नाम हटाए जाएंगे, जिनके 2 जगह नाम है उनके नाम हटाए जाएंगे, और जो विदेशियों ने अपने मतदाता पहचान पत्र बनवा लिए हैं उनको आउट किया जाएगा। इस पर तो राहुल गांधी कुछ बोले वाले नहीं। वो तो राशन पानी लेकर के इस बात को लेकर के चढ़ गए कि साहब, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है उसमें सीजीआई का नाम क्यों हटा दिया कानून बना करके, और लीडर ऑफ अपोजिशन की भी कोई आवाज उस रूम में नहीं थी जहां पर चुनाव हो रहा था। वैसे राहुल गांधी से सीधे तौर पर पूछा जा सकता है कि 2014 से पहले की व्यवस्था क्या थी? क्या लीडर ऑफ अपोजिशन या सीजेआई को बैठाया जाता था चुनाव आयुक्त नियुक्त करने से पहले? तो राहुल गांधी ने क्या कहा है, पहले जरा वो सुन लेते हैं, फिर निशिकांत दुबे ने क्या जवाब दिया, जरा वो सुनेंगे, फिर आपकी टिप्पणी पर आते हैं। That the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner. What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? वैसे बहुत सारे दर्शकों को याद होगा कि इन सोनिया गांधी ने अपनी पसंद के नवीन चावला को कमिश्नर नियुक्त किया था, और उसकी विशेषता ये थी कि मदर टेरेसा पर उसने किताब लिखी थी। लेकिन वीरेंद्र जी के पास जाने से पहले जरा निशिकांत दुबे की सुन लेते हैं। हालत कर दी इन्होंने। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार, जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। रंजीत सिन्हा,
जो कांग्रेस के अहमद पटेल के यहां रोज बैठता था और जिसकी डायरी पकड़ाई कि उसने कांग्रेस के कितने नेता कब कहां गए, उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना देता। कौन सी बात कर रहे हो यार, सीबीआई का। तो वीरेंद्र जी, आपके पास माइक है, आप जरा बताइए कि इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय, पीवी नरसिम्हा राव के समय, मनमोहन सिंह के समय क्या व्यवस्था थी चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की? राहुल गांधी को ये मालूम है कि जनता का जो इतिहास बोध है वो बहुत कमजोर है। वो कुछ भी झूठ बोल के निकल सकते हैं। जैसे वो बोल रहे हैं पिछले 11 साल से अडानी अंबानी को बेच दिया, और या देश की संस्थाएं खत्म हो रही हैं, संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, सब कुछ बोल के और जून 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने यही झूठ फैलाया, उनकी सीटें बढ़ गई, बीजेपी की सीटें 240 पे अटक गई। तो उनका ये विश्वास बना हुआ है कि वो कुछ भी झूठ बोल करके निकल सकते हैं। अगर नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते थे, किस तरीके के हाई कोर्ट जजेस अपॉइंट होते थे, क्या सलूक होता था आरबीआई गवर्नर के साथ, कैसे वो अपॉइंट होते थे, और किस तरीके से आरबीआई गवर्नर को जो है संजय गांधी की इच्छा पे निकाल दिया जाता था, और किस तरीके से नौकर किस्म के लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बनाया, तो ये सारी दास्तां अगर हम अभी चर्चा करेंगे तो 2 घंटे कम होंगे। 1980s में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, आरके त्रिवेदी यूपी के चीफ सेक्रेटरी थे, उनको बनाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि उसके बाद उनको गुजरात का गवर्नर बना दिया गया। और मनमोहन सिंह के जमाने में एमएस गिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको जो है रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, फिर उनको राज्य मंत्री बनाया गया स्पोर्ट्स का, और वहां पे जाके उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम का बड़ा भारी घोटाला किया, ये आपको याद होगा। और उसमें जो पूना के एक नेता थे कांग्रेस के, और जो मिनिस्टर थे राज्यसभा के थे, वो भी उसमें जो है जेल वेल गए थे। तो सुरेश खलमाड़ी। सुरेश कलमाडी। नवीन चावला के बारे में 1977 में जो शाह कमीशन बनाया था जनता पार्टी ने, उसने ये रिकमेंड किया था, ये आदमी इतना कलंकित है, ये इतना भ्रष्ट है कि इसको कभी भी कोई जिम्मेदार पद ना दिया जाए। उसको सोनिया गांधी ने, चूंकि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन था, कन्वर्ट हो चुका था, तो उसको नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। तो इतना ज्यादा जो है इन्होंने भारत को, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी ने बिल्कुल अपनी एक निजी रियासत की तरह चलाया है। हर संस्था का इन्होंने दुरुपयोग किया है। किस तरीके से 1974 में इंदिरा गांधी ने जस्टिस एयर को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बना दिया था सुप्रीम कोर्ट का, और किस तरीके से मनमानी नियुक्तियां होती थी, और किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता होते थे, एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए थे टीएस ठाकुर, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, और उनके पिताजी जो है जम्मू में कांग्रेस के विधायक थे, नेता थे, आपको नाम याद होगा उनका। तो इन्होंने जिस तरीके से भारत को निजी जागीर की तरह चलाया है, अब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सारे सिस्टम में एक अकाउंटेबिलिटी, एक पारदर्शिता लानी शुरू की है, तो इनको बड़ी परेशानी हो रही है। जीएसटी आने से बहुत बड़ी समस्या जो है करप्शन की दूर हुई है। सरकार का इसमें कोई दखल नहीं रह गया है, बड़े बड़े मामले होते हैं, और वो सारा सिस्टम इतना डिजिटाइज्ड है कि उसमें कोई करप्शन नहीं हो सकता। और इनकम टैक्स में भी बहुत व्यापक सुधार हुए हैं। 12 लाख तक की आय तक के इनकम टैक्स के लोगों को छूट दे दी गई है, तो वैसे ही भीड़ कम हो गई। कस्टम में भी बहुत ही इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम आ रहा है। नोटबंदी से बहुत बड़ा असर पड़ा है, और जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आ रहा है, जो सॉरी लागू है अप्रैल 2017 से, अब कोई अगर कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अगर बकायेदार है, हजारों करोड़ रुपए लिए बैठा है, तो वो अब केंद्र सरकार के दखल से बच नहीं सकता। बैंक सीधे जाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में और मुकदमा फाइल करता है, और उसके पहले, और मैं बता दूं, अप्रैल 2017 में जब ये बिल पास हुआ था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, तब अरुण जेटली वित्त मंत्री ने ये लोकसभा में कहा था कि अब बैंक का मैनेजर चैन से सोएगा, और जो बोरोवर है, जो जिसने लोन लिया है, उसकी रात की नींद हराम होगी। उस बिल के पास होने के 1 महीने के अंदर तमाम बकायेदारों ने 1 महीने के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन अदा कर दिया था। ये परेशानी हो रही है। जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो क्रैकडाउन किया है पूरे देश में,
पॉलिटिकल, क्रिमिनल और इकोनॉमिक ऑफेंडर का जो नेक्सस था वो इससे ब्रेक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की कोर्ट ने ये फैसला दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में एक कमेटी होगी, उसमें उसमें सीजेआई भी होंगे, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, उसमें लीडर अपोजिशन भी होंगे। तो सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा था कि ये कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में जुडिशरी का अनावश्यक दखल है और जो संविधान का जो सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग थ्री आर्म्स ऑफ द स्टेट, यानी जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। तो और पार्लियामेंट से बिल पास करा करके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया था और व्यवस्था वही आज भी हो रही है। तो इसमें समस्या कहाँ आ रही है? समस्या केवल ये आ रही है कि अब राहुल गांधी को, कांग्रेस को जो सिस्टम को मैनिपुलेट करने की जो आदत है 1947 से लेकर 2014 तक, अब उसमें जो है उनकी चल नहीं रही है। और वो जो कश्मीर फाइल में जो डायलॉग था ना कि सरकार उनकी, सिस्टम हमारा है, तो अब सरकार भी नरेंद्र मोदी की है, सिस्टम भी जो है बीजेपी का है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है और संविधान की यही व्यवस्था है। तो ये उनकी पीड़ा सामने आ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि एसआईआर के ऊपर लोकसभा में डिबेट नहीं हो सकती, क्योंकि एसआईआर करने का काम इलेक्शन कमीशन का है और आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उसको किसी से कोई निर्देश या आदेश या परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। वो सारे फैसले स्वयं करने में सक्षम है। तो अब अगर आप एसआईआर के ऊपर चर्चा करेंगे तो उसका जवाब कौन आएगा? सरकार से का काम नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन का जो काम हो रहा है उसके बारे में कोई अपनी रिपोर्ट पेश करे। ये काम चुनाव आयोग का है। तो इसलिए इस डिबेट का नाम ही दे दिया गया इलेक्टोरल रिफॉर्म। और 5 महीने पूरे हो गए हैं, जुलाई से इसमें सुप्रीम कोर्ट में डिबेट हो रही में बहस हो रही है और अब तक जो है 20 के आसपास सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इलेक्शन कमीशन संवैधानिक रूप से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल लॉज करने में सक्षम है। 5 महीने में 20 से अधिक सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक भी डायरेक्शन, अंतरिम डायरेक्शन तक नहीं दिया और इंटरिम डायरेक्शन भी नहीं दिया। बिहार में चुनाव संपन्न हो गया। राहुल गांधी ने सितंबर में वहां पे चुनाव के पहले वोट चोरी यात्रा निकाली और काफी तमाशा किया। उनका जो अलायंस पार्टनर आरजेडी है वो राहुल गांधी के वोट चोरी के नारे से सहमत नहीं था और राहुल गांधी की यात्रा के तुरंत बाद जो है तेजस्वी ने भी वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाली और पूरे यात्रा में कहीं उन्होंने वोट चोरी का नाम नहीं लिया। बिहार में जो इलेक्शन रिजल्ट आए 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी की कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, लेकिन 65 लोगों ने अपना विरोध दर्ज नहीं कराया। यानी अब अपोजिशन के पास चुनाव आयोग के खिलाफ या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ कोई मुद्दा, कोई तर्क या कोई तथ्य नहीं बचा है। दे हैव एग्जॉस्टेड ऑल देयर आर्गुमेंट्स एंड ऑल देयर क्लेम्स। तो अब उसके बाद चूंकि इनको ये सरकार के खिलाफ लगातार एक नैरेटिव बनाना है कि चुनाव में गड़बड़ हो रही है, ये लगातार चुनाव हार रहे हैं। 2024 जून के लोकसभा चुनाव में सफलता मिल गई, उसके बाद बुरी तरह ये पिटे हरियाणा में, फिर पिटे महाराष्ट्र में, फिर बुरी तरह हारे दिल्ली विधानसभा में और फिर अभी नवंबर में हारे बिहार में। अब यही होने जा रहा है 4 महीने बाद बंगाल में। तो उनको केवल अपने लिए एक स्केप गोट, एक भागने का रास्ता तैयार रखना है कि हम चुनाव नहीं हारे हैं, बीजेपी ने वोट चोरी की इसलिए चुनाव हारे हैं। इसलिए ये डिबेट हो रही है। हर बार पार्लियामेंट को रोकना, पार्लियामेंट के बाहर तमाशा करना, प्ले कार्ड लेकर के प्रदर्शन करना, ये सब चीजें आखिर क्यों करती है कांग्रेस? और जितने भी मुद्दों को लेकर के इन्होंने हंगामे किए, पार्लियामेंट को रोका, तो ना केवल पार्लियामेंट का बल्कि देश का पैसा बर्बाद किया, हमारा टैक्स का पैसा बर्बाद किया। तब जब चर्चा हुई तो इनको मुंह की खानी पड़ी। आज का भी अगर हम देखें तो निशिकांत दुबे ने सिरे से धोया है इनको पूरी तरीके से। पहाड़ निकली जुई। शहीदों की चिताओं पर खड़ी कांग्रेस जिसने भारत को विभाजित किया, आज राहुल गांधी के बयान से मुझे लड़खड़ाती हुई नजर आई। सभापति महोदय,
ये संविधान की बात करती हुई नजर आई और मैं 1976 का ये पूरा डिबेट लेकर आया। ये संविधान कैसे कांग्रेस ने तार-तार किया, इसका कोई जवाब नहीं। केवल संविधान की ऐसे किताब नहीं होता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें कोई फंसना नहीं। उसी तरह से सभी जो है फंस गए चिड़िया। ये संविधान का किताब जो है राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए केवल एक उसी प्रकार की कहावत है। सभापति महोदय, आप ये समझें, ये 76 में स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी 1975 में। उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया, अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए आज फिर से लगे हुए हैं। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति का जिक्र है। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति महोदया का जिक्र है, महोदय का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। राष्ट्रपति रबर स्टाम्प हो गया। राष्ट्रपति जो कैबिनेट कह कर देगी उस पर मोहर मारना उसका अंतिम लक्ष्य हो गया। राष्ट्रपति का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रामनाथ गोयनका से लेकर सारे लोग जो कुछ को कहते थे, और ये केवल इस संविधान संशोधन में हुआ। आज वो इंस्टीट्यूशन की बात करते थे, यूपीएससी जैसी संस्था, और ये पूरे सदन को जानने वाली बात है, यूपीएससी जैसी संस्था जो आईएएस और आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज को पैदा करती है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बटुक सिंह 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन रहा। ये यूपीएससी की हालत कर दी इन्होंने। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते। जी, ये तो हम सुनवा चुके। तो इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का क्रमशः कैसे सत्यानाश किया? मैंने आपसे बताया ना, इन्होंने बिल्कुल परिवार की जागीर की तरह देश को चलाया है। और दिल्ली से एक बहुत पुरानी मैगजीन निकलती है सेमिनार, उसके फाउंडर थे पति पत्नी राज थापर और रोमेश थापर। उनकी एक किताब है द इयर्स इन दिल्ली और माई इयर्स इन दिल्ली। उस किताब को पढ़िए तो आपको लगेगा, वो रोज इंदिरा गांधी के घर जाते थे एज प्राइम मिनिस्टर, तो वहां पे एम्बेसडर की नियुक्ति होनी है, किसी बोर्ड में नियुक्ति होनी है, राज्यपालों की नियुक्ति होनी है, तो दिन भर वहां लोग चक्कर काटा करते थे। और केवल जो लोग दरबारी थे, जो दलाल थे, बस वो उनको खुश कर रहा है, वो उनको खुश कर रहा है। कैसे मतलब देश कैसे चलता था कि ऐसे तो बॉम्बे कोई जो है मंडी भी नहीं चलती होगी जैसे पीएम हाउस चलता था। उसमें बहुत लंबा ब्यौरा है कि और कैसे बड़े बड़े फैसले पार्टियों में होते थे। 5 स्टार होटलों में पार्टी होती थी। मुझे एम्बेसडर बनना है तो मैंने जो है पीएम हाउस के खास लोगों को पार्टी रखी 5 स्टार होटल में, और मालूम पड़ा 2 महीने बाद, 1 महीने बाद हम गवर्नर बन गए। उसमें पूरा ब्यौरा दिया हुआ है उस किताब में। और आज ये लोग, इनको ये लगता है कि जनता का इतिहास बोध तो समाप्त हो गया है, इतिहास बोध तो है ही नहीं, वो कुछ भी आरोप लगा देंगे, सरकार के ऊपर चल देंगे। लेकिन 11.5 साल हो गए नरेंद्र मोदी को। आपने क्या एक भी उदाहरण आप खोज पाए कि जहां सरकार ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का दुरुपयोग किया अपने राजनीतिक लाभ के लिए, या बीजेपी के किसी मिनिस्टर ने अपने लाभ के लिए? मनमोहन सिंह की सरकार में, नरसिम्हा राव की सरकार में, राजीव गांधी की सरकार में, ये 20 साल का कार्यकाल है। इसमें हर प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में करप्शन की जांच करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। वो चाहे बोफोर्स का मामला हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज का मामला हो, चाहे वो कोल घोटाला हो। लेकिन
ये 10 साल से उस हिसाब को बराबर करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अडानी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर ये शोर मचा रहे हैं। लेकिन ये सरकार की की परफॉर्मेंस में, सरकार की कार्यशैली में, सरकार के निर्णयों में एक भी ऐसा ये निर्णय ये अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं जहां सरकार की नीयत पे ये कोई सवाल खड़े कर सकें। ये अडानी अडानी अंबानी अंबानी का ये शोर मचाते हैं। ये केवल इसके जरिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की निजी जो उनकी साख है, सरकार की जो साख है, उसको कैसे इरोड किया जाए, कैसे उसको तोड़ा जाए, ये उनका अभियान अभी भी जारी है। और ये जो एसआईआर को लेके आज जो डिबेट की गई है, ये भी इसी नियत से की गई है कि कैसे नरेंद्र मोदी की साख पे हम बट्टा लगाएं। और जो लगातार हम चुनाव हार रहे हैं, हम दोषी नहीं है, इलेक्शन कमीशन दोषी है, वोट चोरी दोषी है, और ये कमीशन जो है नरेंद्र मोदी का जेबी संगठन है, और ये सारी गड़बड़ी कर रहा है। केवल ये इसका इतना मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। और अखिलेश यादव ने आज जो कराया, जरा वो भी सुन लीजिए। जी, वो तो खैर जेनरिक भाषा बोलते हैं, उनमें कभी कोई ठोस बात होती नहीं। 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में गए थे प्रभु श्री राम के मंदिर पर पताका फहराने। हम नहीं समझ पाए कि मुझको इग्नोर क्यों किया गया, हमें पास क्यों नहीं दिया गया, हमें उसमें शामिल होने का निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो लोग हैं, ये अवधेश प्रसाद का अपमान नहीं है, बल्कि अयोध्या के प्रभु श्री राम के लोगों का अपमान है। क्यों रो रहे हैं ये? इनको ये हक तो है, अयोध्या के इनको अखिलेश ने कहा था, ये तो अयोध्या के राजा हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इनको तो राजा घोषित कर दिया था अखिलेश यादव ने। और इन्होंने अखिलेश यादव से क्यों नहीं पूछा कि वो आज तक प्रभु राम के दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गए वहां पर? वो तो अखिलेश जी बोल चुके हैं कि जब उनको बुलावा आएगा तब वो जाएंगे। अब भगवान राम स्वयं उनके यहाँ आएंगे, उनको बुलावा देने, उनको इनविटेशन लेटर देने, तब वो जाएंगे। ऐसे कैसे चले जाएंगे जब उनको नहीं, न्योता मिलेगा अयोध्या से। भगवान तो सीधे किसी को भी न्योता नहीं देते, यमराज को भेजते हैं। उन, उनका उनका ये कहना है कि जब भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे। जी, तो ये आपका फ्रेश अयोध्या भी में हो गया। रहते हैं, अयोध्या में रहते हुए इनको कौन रोक रहा है कि ये प्रभु राम के जाकर दर्शन करें? जी, अवधेश प्रसाद जी मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। सपरिवार गए थे, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर कोई रोक नहीं है, वो जा चुके हैं भाई, मंदिर जा तो चुके हैं, ये वो कई बार जा चुके इशू हैं। इशू क्यों बनवाया ये अखिलेश यादव ने? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। और वो उनको ये दिखाना है कि वो सरकार से लड़ रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है पिछले 8.5 सालों से। आपको एक मुद्दा ऐसा याद नहीं होगा जो उन्होंने कभी विधानसभा में उठाया। ये हर विधानसभा के सत्र में केवल 2 मुद्दे उठाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बड़ी खराब है और पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, बस। तीसरा मुद्दा इनके पास नहीं है। किसान या कभी कभी किसान ले आते हैं। गन्ना किसानों को कोई शिकायत नहीं है तो इनका मुद्दा छिन गया। गन्ना किसानों को करंट सीजन का भी पेमेंट हो रहा है। गन्ना किसानों का कहीं कोई पैसा बकाया नहीं, केवल एक मिल है जो बंद, जिसने पैसा कोई घोटाला किया है, गोंडा की मिल है। बाकी आप पूरा मेरठ मंडल है, सहारनपुर मंडल है, मुरादाबाद मंडल है, बरेली मंडल है, लखनऊ मंडल में सीतापुर, लखीमपुर पता कर लीजिए, 100% पेमेंट हो चुका है। तो इनके पास जो सबसे बड़ा मुद्दा था, करीब 45 लाख परिवार गन्ना किसान हैं, 2 करोड़ लोग इसमें सीधे जुड़े हुए हैं। तो और इस साल गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ गया, तो योगी जी ने इनके लिए गन्ने का मुद्दा ही खत्म कर दिया। तो ये कभी कहते हैं कि ये जो है सरकार जो है प्रॉपर्टी सरकार की बेच रही है, कभी कहते हैं कि सरकार प्राइमरी स्कूल को बंद कर रही है। ये इसी तरीके के आरोप लगाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हर दिन नए आरोप ले आते हैं। तो यूपी में 8.5 साल में क्या समाजवादी पार्टी ने किसी मुद्दे पर योगी सरकार के खिलाफ क्या कोई आंदोलन किया? क्या आंदोलन का आह्वान किया या असेंबली में कोई बड़ा मुद्दा उठाया? कुछ तो किया हो, बताए ना।
तो जब ये यूपी में इनके 403 में 100 विधायक हैं, 403 के सदन में, जब यूपी में कोई मुद्दा ये नहीं कोई उठा पाए, और ये जो है मार्च 2022 से लेकर के जून 2014 तक खुद यूपी असेंबली में लीडर अपोजिशन थे, कौन सा मुद्दा उठाया इन्होंने? और यही हल इनका वहां हो रहा है लोकसभा में। जी किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बहुत- मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें ग्रुप्स में अपने मित्रों के साथ। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओके सर।